आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल के खिलाफ जारी की बड़ी चेतावनी। मैदान जंग में जियोनी दुश्मन का इंतजार कर रहा हमास। सपा लीडर आजम खान को बड़ी राहत, डीसी अदालत से इस केस का दोबारा जायजा लेगी। बाल मुकुंदाचार्य ने मस्जिद के बाहर लगाए नारे और पोस्टर। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए पोस्टर। कुत्तों मुसलमानों को इजाजत नहीं, पहलगाम पर नजर। बंगाल के मशहूर यूनिवर्सिटी ने नोटिस बोर्ड पर लगाया पोस्टर। डॉक्टर का मुस्लिम हामला खातून का इलाज करने से इनकार। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देकर किया इनकार। बीजेपी नेता नीतीश राणे का मुतनाजा बयान, कहा सभी हिंदू कसम खाएं कि मजहब पूछकर ही खरीदेंगे सामान। सीएम योगी ने मदरसे के सिलेबस में किया बदलाव, कहा सिर्फ दीनी तालीम नहीं दुनियावी तालीम भी जरूरी। भारत और फ्रांस के बीच बड़ा डिफेंस सौदा, फ्रांस से भारत राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदेगा। इंडिया पाक के बीच एलओसी पर स्मॉल आर्म फायर, पहलगाम हमले के बाद हाई अलर्ट पर एलओसी। सिंधु पर बिलावल ने दी गीदड़ भभकी, कहा बहेगा पानी या फिर बहेगा खून। पाकिस्तान में आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर दावा, असीम मुनीर ने परिवार को भेजा यूरोपीय मुल्क। राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी में जीता मेयर ओहदा, कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 8 वोट मिले। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल ने गजा पर दोबारा जंग शुरू करके कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास नेतन्याहू को दिलाने के लिए हमास ने अपनी कमर कस ली है। हमास ने इजराइल को एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए वाजे किया है कि जियोनी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मैदान जंग में इंतजार कर रहा है। हमास तर्जुमान अबू ओबेदा ने खतरनाक वार्निंग जारी कर कहा है कि अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके गजा में इजरायली मिलिट्री के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई और घात लगाकर हमले जारी रखे हुए हैं। ओबेदा ने इजराइल को ललकारते हुए कहा कि 18 महीने की जंग के बाद भी रेजिस्टेंस अभी भी मजबूत है और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गजा में इजराइल के जरिए सीज फायर तोड़ने के बाद से इजराइल लगातार कत्लेआम में मुलव्विस है। हमास ने पूरी कोशिश की कि जंग को टाला जाए और उसकी तरफ से हमले भी ना हो, इसलिए हमास ने इजरायली पीएम और अमेरिका से अपील भी की थी कि जंग दोबारा ना शुरू करके बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, मगर इजराइल ने अमन के बजाय जंग का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि उसने सीज फायर से पहले हमास से मुंह की खाई थी। अब जब इजराइल फिर जंग पर आमदा है तो हमास ने भी अब फिर से इजराइल को नाको चने चबवाने शुरू कर दिए हैं। हमास गजा में इजरायली फौज और इजराइल के कब्जे वाले शहरों पर मुसलसल हमले करके इजराइल को दहला रहा है और इसी सिमत में हमास ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ी वार्निंग जारी की है। अल मयादीन के मुताबिक हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने तर्जुमान अबू ओबेदा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के लड़ाके बहादुरी के साथ इजरायली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए हैं। हमास के लड़ाके फुल प्लान करके इजरायली फौजियों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं और दुश्मन इजरायली फौज के इंतजार में बैठे हुए हैं ताकि उन्हें तगड़ा झटका दे सके। अबू ओबेदा ने आगे कहा कि ये इजराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हमास के लड़ाकों के जरिए चुने गए वक्त, मकाम और तरीके पर किए जाते हैं और कहा कि बैत हनून से लेकर रफा तक जंग के मैदान में हमास की बहादुरी फख्र का जरिया है, एक फौजी मौजीजा है। अबू ओबेदा ने कहा कि हमास लड़ाके अटल हैं, डिफेंसिव घात और वार टैक्टिक्स के जरिए से इजरायली फौज के साथ टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमास जीत या शहादत तक लड़ने की अपनी कसम पर अटल है। अबू ओबेदा का यह बयान अल कस्साम ब्रिगेड के जरिए किए गए ऐलान के कुछ ही देर बाद आया, जिसमें कहा गया था कि हमास के लड़ाकों ने नॉर्थ गजा में बैत हनून के ईस्ट में अल अब्दा स्ट्रीट पर 4 इजरायली फौजियों और अफसरों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वो फौजी मारे गए और कई अफसरान जख्मी हो गए। अबू ओबेदा ने कहा कि ऑपरेशन ब्रेकिंग द स्वॉर्ड नामी घातक ऑपरेशन का ही एक हिस्सा था जो पिछले हफ्ते बैत हनून ने ईस्ट में किया था। उस वक्त भी इजरायली फौजी मारे गए थे। गजा पर 18 महीने की जंग के बाद भी रेजिस्टेंस अभी भी मजबूत है और लड़ने के लिए तैयार है। अबू ओबेदा ने पैगाम जारी कर खुल्लम खुल्ला इजराइल को चैलेंज कर दिया है कि हमास गजा में मौजूद है और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ ऑपरेट कर रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू जो बहादुरी और हमास को खत्म करने के दावे करता है, उसमें और उसकी फौज में जितनी भी बहादुरी है पूरा जोर लगाकर आ जाए मैदान में और लड़े। हमास इजराइल का गजा में इंतजार कर रहा है। हमास के जरिए इतनी बड़ी वार्निंग इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुंह पर करारा तमाचा है, जो बड़े फख्र से दुनिया के सामने टोटल विक्ट्री हासिल करने की डींगे मारता है। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है।
सेस में 20 करोड़ के जुर्माने के मामले में डिविजनल कमिश्नर के यहां सुनवाई हुई। डिविजनल कमिश्नर की अदालत लेबर कमिश्नर का हुक्म रिमाइंड कर दिया गया। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आजम खान को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। इस बार आजम खान को राहत कोर्ट कमिश्नर मुरादाबाद डिवीजन से मिली है। जी हां, सुनने में कुछ अजीब लगेगा क्योंकि इस बार आजम खान को राहत सीनियर आईएएस अफसर और मुरादाबाद डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर अजय कुमार सिंह की अदालत से मिली है। अजय कुमार वही अफसर है जिन्होंने रामपुर में डीएम रहते हुए आजम खान पर कार्रवाई की थी और आज भी आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। लेकिन इस बार आजम खान को राहत खुद अजय कुमार सिंह ने दी है। आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर रामपुर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की अदालत ने बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेंस एक्ट 1996 की दफा 11 के तहत 28 सितंबर 2018 को जो 20 करोड़ रुपए के सेंस का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ आजम खान ने मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर अजय कुमार की अदालत में अपील की थी। इस केस की सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल 2025 को कोर्ट कमिश्नर मुरादाबाद डिवीजन अजय कुमार सिंह की अदालत ने रामपुर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के हुक्म का निरस्त कर आजम खान को राहत दी है। राजधानी देहरादून अस्पताल कैंपस में बनी एक मजार को इंतजामिया ने देर रात तोड़ दिया। ये कार्रवाई वजीर आला की हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश के रहने वाले एक शख्स के जरिए की गई शिकायत के बाद की गई। इल्जाम लगाया गया कि मजार सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। मजार किसी वली या फकीर की कब्र पर बनाया जाता है। जिस कब्र में उसे दफनाया जाता है उसके आसपास के अहाते का घेराव करके मजार को तामीर किया जाता है। खास बात यह है कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही मजार को ढहा दिया जाता है और बताया गया कि वहां से कोई वाकयात नहीं मिले। इंतजामिया ने बताया कि मजार को फर्जी तौर पर बनाया गया था, अकीदतमंदों को धोखा दिया जा रहा था। शिकायत की जांच डीएम देहरादून के डायरेक्शन पर पीडब्ल्यूडी दून अस्पताल इंतजामिया ने मिलकर की थी। जांच में पाया गया कि मजार के तामीर के लिए किसी भी तरह की लीगल इजाजत नहीं ली गई थी और यह अस्पताल की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था। जिला इंतजामिया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान अस्पताल के रास्ते को सील कर सेफ्टी के कड़े इंतजाम किए गए थे। मजार को लेकर लंबे वक्त से आसपास के लोगों के बीच चर्चाएं थी। कुछ लोग इसे किसी फकीर की मजार बताते थे तो कुछ इस मजार पर यकीन नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में शिल्पग्राम रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बुध की देर रात हुए एक मुस्लिम शख्स का कत्ल मामला कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दी हमले से जुड़कर तनाजे में बदल गया। बता दें कि 27 साल के रेस्टोरेंट वेटर गुलफाम की स्कूटर सवार 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में पड़ोसी ढाबे का मुलाजिम सैफ अली भी जख्मी हो गया। घटना के कुछ ही घंटों में एक गोरक्षक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि यह कत्ल पहलगाम हमले का बदला है। एक वीडियो क्लिप जो काफी देखा जा रहा है, वीडियो में एक शख्स और उसके साथी खुद को क्षत्रिय गोरक्षा दल का मेंबर बताते हुए इस कत्ल की जिम्मेदारी लेते सुने जा रहे हैं। वीडियो में दोनों शख्स अपनी कमर में बंदूक और चाकू लटकाए हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि गोली मारने से पहले मुतासिर ने उसका नाम और मजहब पूछा। हालांकि ताजगंज पुलिस ने बदला लेने की बात को फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया। आगरा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहलगाम हमले के बाद मुल्क भर में हालात खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि जयपुर में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लोग जामा मस्जिद के सामने पहुंच गए। इस दौरान मस्जिद के सामने खूब जय श्री राम के नारे लगे और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान मुर्दाबाद का पोस्टर भी लगा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मजहबी तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। सोशल मीडिया पर हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाल मुकुंद आचार्य और उनके साथ आए लोग मस्जिद के सामने जुटे हुए दिख रहे हैं। इल्जाम है कि बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए हैं और लोगों ने वहां नारेबाजी की। इस हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो भारी तादाद में वहां लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने मांग की बीजेपी लीडर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने एमएलए बाल मुकुंद को गिरफ्तार करने की मांग की है। भारत की बावकार ज़राई तालीमी इदारों में से एक मगरिबी बंगाल के नादिया में
विधान चंद्र कृषि यूनिवर्सिटी के दाखिले दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर इस्लामोफोबिक और तौहीन आमेज रिमार्क्स वाला एक पोस्टर चिपकाया गया। नोटिस में लिखा है, कुत्तों और मुसलमानों का दाखिला ममनू है, सभी की निगाहें पहलगाम पर हैं, दहशतगर्दी का मतलब है इस्लाम। मकतूब ने आजादाना तौर पर इसकी तस्दीक की और तस्वीर तक रसाई हासिल की। यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और मुलाजमीन ने ये पहचान कर सके कि पोस्टर किसने लगाया है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। ये पोस्टर पहलगाम में सयाहों पर हुए मुहलिक दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के कई कोनों में इस्लामोफोबिया मुहिम के हिस्से के शक्ल में शाये किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मरने वालों में हिंदुस्तान से आए कई सयाह, 2 गैर मुल्की और 1 मकामी मुस्लिम नौजवान भी शामिल थे। भारत हुकूमत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया है, क्योंकि कश्मीर में एक मुसल्लह अक्सरियत पसंद ग्रुप रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक साबिक तालिबे इल्म ने कहा कि इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच हालात कशीदा हैं। ये वाकई में बदकिस्मती और नाकाबिले कबूल है, क्योंकि इस तरह का नोटिस उस यूनिवर्सिटी के अहाते में लगाया गया है जो अपनी शानदार तालीमी फजीलत के लिए मशहूर है। कोलकाता में एक हामिला मुस्लिम खातून का एक डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और इलाज से इनकार करने की वजह पहलगाम में हाल ही में हुए दहशतगर्दाना हमले को बताया। डॉक्टर CK कस्तूरीदास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हामिला खातून का इलाज करने से इनकार करते हुए कहा गया कि कश्मीर की वारदात के बाद यहां किसी भी मुस्लिम मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर CK कस्तूरीदास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने मुबैना तौर पर एक हामिला खातून का इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा, कश्मीर की वारदात के बाद मैं किसी भी मुस्लिम मरीज को देखने नहीं जा रहा हूं। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 26 सयाहों के कत्ल के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी मुहिम में इजाफा हुआ है। जिंदा बचे लोगों के मुताबिक बंदूकधारियों ने हिंदू मर्दों को निशाना बनाया था और गोलीबारी शुरू करने से पहले उनकी मजहबी पहचान की तस्दीक दी। डॉक्टर ने मुबैना तौर पर मरीज से कहा, हिंदुओं को तुम्हारे शौहर को मार देना चाहिए, तब तुम समझोगी कि वो कैसा महसूस करते हैं। हमें सभी मुसलमानों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मरीज पिछले 7 महीनों से उसकी देखभाल में थी। खातून की रिश्तेदार एडवोकेट महफूजा खातून ने फेसबुक पर लिखा, हम इस वाक्य को साझा करते हुए काफी परेशान और दुखी हैं। मेरी हामला भाभी, जो पिछले 7 महीनों से डॉक्टर CK सरकार की देखरेख में है, सिर्फ इसलिए इलाज से महरूम रह जाने से डरी हुई और नाराज हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। इसे तासुबाना अमल बताते हुए उन्होंने कहा, ये न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि गैर इंसानी भी है, बल्कि तिब्बी अखलाकियात और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। बहनों ने कहा कि नफरत अंगेज और तासुबाना बयान ने उनकी भाभी को जज्बाती तौर से झकझोर कर रख दिया है। वो तब से रो रही हैं, परेशान हैं और खौफजदा हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अंदर पल रही जिंदगी के लिए भी। ऐसे वक्त में जब उन्हें मदद, हमदर्दी और देखभाल की जरूरत थी, तब तासुब और जुल्म का शिकार हुई। बीजेपी हुकूमत के वजीर नितेश राणे ने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। उन्होंने हिंदुओं से गुजारिश की है कि वो सामान खरीदने से पहले मजहब पूछें। बता दें कि समाज को बांटने वाला बयान उन्होंने एक अवामी इजलास के दौरान दिया। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दी हमले के बाद मुल्क भर में गुस्से का माहौल है। ऐसे में मुल्क भर से आक्रामक बयानबाजी सामने आ रही है। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नितेश राणे ने हिंदुओं को एक नई सलाह दे डाली। अवामी इजलास के दौरान राणे ने कहा कि हिंदुओं को अब दुकानदारों से सामान खरीदने से पहले उनका मजहब पूछना चाहिए। राणे ने कहा, जब उन्होंने हमला करने से पहले हमारा मजहब पूछा, तो हमें भी खरीदारी करने से पहले उनका मजहब पूछना चाहिए। अगर आपको शक हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहें, और अगर वो ना सुना सके तो उससे कोई सामान ना खरीदें। भाजपा नेता ने दावा किया कि कुछ दुकानदार अपनी पहचान छिपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा एक तरीका हो सकता है उन्हें पहचानने का। औरंगजेब की मिसाल देते हुए राणा ने कहा कि औरंगजेब ने अपने वालिद और भाई की भी इज्जत नहीं की। अगर वो अपनों का एहतराम नहीं कर सकता तो हम उनसे क्या उम्मीद करें। राणे ने लोगों से कहा कि वो खरीदारी करते वक्त केवल हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदें और कसम खाएं कि किसी गैर मजहब वाले इंसान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसे में तालीम में बदलाव को लेकर मीटिंग की गई। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मदरसा की तालीम में बदलाव और जदीद तालीम को शामिल करने की बात कही। मदरसा में तालीम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस बीच वजीर आला योगी ने एक बड़े पैमाने पर मीटिंग की है, जिसमें मदरसे में तालीमी इंतजाम का जायजा लिया गया और वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को लेकर चर्चा की गई। वजीर आला ने इस मीटिंग के दौरान कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जदीद तालीम भी मिले। उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना है कि मदरसा सिर्फ दीनी तालीम का इदारा न बनकर रह जाए, बल्कि वहां ऐसी तालीम दी जाए जिससे मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट का
मुस्तकबिल अच्छा हो। वजीर आला ने कहा मदरसे को ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि मदरसे से तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स को आसानी से रोजगार मिल सके। वजीर आला योगी ने यह भी कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बदलाव करना नहीं बल्कि मदरसे को हर एक तालीम से जोड़ना है जो हर बच्चे का हक और जरूरत है। योगी ने कहा कि मजहबी तालीम के साथ साथ उन्हें दुनिया की हर एक तालीम को सीखना चाहिए जो उनको जिंदगी में आगे बढ़ाए। नई दिल्ली में वाक़ई जामिया मिलिया इस्लामिया में दो तलबा ग्रुप में जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों तलबा ग्रुप यूनिवर्सिटी के ही हैं। दावा किया जा रहा है कि कैंपस में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यह हंगामा हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। जामिया मिलिया में मेवाती ग्रुप के स्टूडेंट और वेस्टर्न यूपी के तलबा गुट के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। फिलहाल जामिया इंतजामिया मामले को शांत कराने में लगा हुआ है। इस मामले के बाद जामिया गेट नंबर 7 के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती के बाद कैंपस में शांति का माहौल है। गौरतलब है कि जामिया में इससे पहले भी ये दोनों गुट पहले भी भिड़ चुके हैं और कैंपस के अंदर वर्चस्व को कायम करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे पहले जामिया के साल 2024 के मार्च महीना में तलबा के दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें 3 स्टूडेंट जख्मी हो गए। इसी को देखते हुए इस बार कोई भी चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ का डिफेंस सौदा होने जा रहा है, जिसके तहत भारत फ्रांस से राफेल M लड़ाकू विमान खरीदेगा। वजारत दिफा के अफसर और फ्रांस के सफीर इस सौदे पर साइन करेंगे। ये सौदा भारतीय नेवी की ताकत को और बढ़ाएगा। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा डिफेंस सौदा होने जा रहा है। यह सौदा 63,000 करोड़ का है। इसके तहत भारत फ्रांस से नए राफेल M लड़ाकू विमान खरीदेगा। पीर को वजारत दिफा के बड़े अफसर और भारत में फ्रांस के सफीर इस सौदे पर साइन करेंगे। यह मीटिंग दिल्ली में होगी। इस सरकारी सौदे के साथ ही कुछ और मुतालिक समझौते भी होंगे। ये समझौते फ्रांस के डिफेंस कंपनियों के साथ किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर भी एक मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कुछ दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस सौदे को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद ही राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ हो गया था। इन विमानों से भारतीय नेवी की ताकत बढ़ेगी। खासकर जो विमान एयरक्राफ्ट हैं, उनके लिए विमान बहुत जरूरी है। इस सौदे में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 मरीन वर्जन खरीदे जाएंगे। ये विमान तुरंत मिलने वाले हैं। इसके साथ ही भारत को लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिपिंग मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। मतलब ये विमान दुश्मन को जहाजों पर भी खत्म कर देगा। भारतीय नेवी को इन विमानों की सख्त जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन आर्मी LOC पर हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी आर्मी ने नौगाम सेक्टर में फायरिंग की, जिसका भारतीय आर्मी ने करारा जवाब दिया। पूरी रात LOC पर फायरिंग की आवाजें गूंजती रही। पहलगाम में हुए टेररिस्ट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की फौजें हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर स्मॉल आर्म फायरिंग की, जिसका इंडियन आर्मी ने तगड़ा जवाब दिया। इंडियन आर्मी जरायों के मुताबिक जुमेरात की रात बारामुल्ला को बाड़ा के बीच नौगाम एरिया में LOC पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। जरायों का कहना है कि स्मॉल आर्म फायर हुआ। पाकिस्तान ने करीब 600 राउंड फायर किया और इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने करीब 1300 राउंड फायर किया। जरायों के मुताबिक हाई अलर्ट में सभी अहम पदों पर तैनात अफसर हर वक्त मौजूद हैं। QRT का रिस्पॉन्स टाइम कम कर दिया गया है, यानी कुछ भी होने पर फौरन उस पर एक्शन होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का जिम्मा इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड देखती है। साथ ही नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी विरोधी कार्रवाई में भी अहम रोल निभाती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच दोनों मुल्कों के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु दरिया समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। एक रैली को खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सिंधु के किनारे खड़ा होकर साफ कर देना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। या तो इस नदी का पानी बहेगा या फिर उसका खून, जो इसे हमसे छीनना चाहते हैं। भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि भारत सिंधु वाटर ट्रीटी को नकारने की कोशिश कर रहा है, जिसे पाकिस्तान किसी भी हाल में कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता अपने हक के लिए लड़ना जानती है और कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत पर दहशतगर्दी हमले का इल्जाम लगाते हुए बिलावल ने कहा,
कश्मीर में हुए दहशतगर्दी हमले की हमने भी निंदा की है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, फिर भी भारत हम पर इल्जाम लगा रहा है। अगर भारत की आबादी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी थोप सकता है। बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी खुद को कदीर तहजीब का वारिस बताते हैं, लेकिन सिंधु घाटी तहजीब का असली विरासत पाकिस्तान के पास है। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और कई मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। दावा तो यह भी किया गया है कि असीम मुनीर के साथ कई मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी बीवी और बच्चों को यूरोपीय देशों में भेज दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लेकर एक दावा सामने आया है कि उन्होंने अपने खानदान को विदेश भेज दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी अपने खानदान को यूरोपीय देशों में भेज दिया है। ताहम हम इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर के भड़काऊ बयान और इशारे के बाद ही कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला किया गया है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स आसिम मुनीर को अहम मास्टरमाइंड मान रहे हैं। माना जा रहा है कि 1971 के पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के सबसे करीब पहुंच चुका है। आसिम मुनीर ने अपनी गद्दी बचाने के लिए यह हमला करवाया, लेकिन आसिम मुनीर भारत के तेवर से डर गया है। उसे अब भारतीय हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान लगातार आलमी सालिसों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय हमले को टाला जा सके, लेकिन पाकिस्तान की फौज भारत से जंग चाह रही है। पहलगांव हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान वाक़ई लश्कर-ए-तैयबा की एक तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। माना जा रहा है कि सयाहों पर हमला करने का मकसद कश्मीर के अमन को बिगाड़ने के साथ साथ वहां के सयाह को तबाह करना है। ताहम इस्लामाबाद इस आतंकी हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह तय है कि जम्मू कश्मीर में इस पैमाने का कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान की फौज के दखल के बिना नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने बताया कि यह सब पाकिस्तानी फौज ने किया है। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकवादियों के रूप में पेश आ रहे हैं और इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। बीजेपी के राजा इकबाल सिंह अब दिल्ली के नए मेयर हैं। उन्होंने मेयर इलेक्शन में 133 वोट हासिल किए। कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 ही वोट मिले। दिल्ली नगर निगम को नया मेयर मिल चुका है। इस बार एमसीडी में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी के काउंसलर राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन चुके हैं। मेयर इलेक्शन में उन्हें 133 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को सिर्फ 8 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव का बॉयकॉट किया था और अपना उम्मीदवार भी नहीं बनाया। बीजेपी 2 साल बाद एक बार फिर से एमसीडी की सत्ता पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों ने उनकी पार्टी को शहर की परेशानियों को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सिंह ने कहा कि मेयर चुने जाने के बाद परमानेंट कमिटीज के इलेक्शन फौरन कराए जाएंगे। राजा इकबाल सिंह की सियासी शुरुआत शिरोमणि अकाली दल से हुई, जो पंजाब और दिल्ली में सिख बिरादरी के बीच मौजूद आधार रखती है। उन्होंने 2017 में जीटीबी नगर से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। इकबाल सिंह, जो मेयर बनाकर बीजेपी सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। सिख नेता राजा इकबाल सिंह अकाली दल के बैकग्राउंड से आते हैं, इस बिरादरी के बीच एक्सेप्टेंस रखते हैं। बीजेपी ने उनकी इस तस्वीर का इस्तेमाल सिख वोटों को मजबूत करने के लिए किया, खासकर तब जब आप और कांग्रेस भी इस बिरादरी को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।